जहाँ तक मैं जानता हूँ तो अगर मैं ग्रैंडपा को इस बारे में बताऊंगा तो वो मुझे तो पनिश नहीं करेंगे, पर मुझे लगता है कि यह सब बताकर तुम जरूर मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बोलकर वो इस मामले को रफा दफा करते हुए ओयांग उनको अपने साथ लेकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर रास्ते में हो रही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग लिन क्लैन को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, और चाहे वजह जो कोई भी थी, पर ओयांग कुन जो करने जा रहा था वो बहुत ही गलत था। इसलिए जब एम्परर को इस बारे में पता चलेगा तो वो जरूर इसे पनिश करेंगे। इसीलिए ये लोग ओयांग की इंजरीज को हील करने के लिए और उसे बचाने के लिए ड्रैगन बुरियल माउंटेन पर जाकर कल्टीवेशन करने का डिसाइड करते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे इस मुसीबत से बचाने के लिए प्रिंसेस और बाकी सभी का शुक्रिया अदा करता है और उनसे वादा करता है कि वो कभी भी उनके इस एहसान को नहीं भूलेगा और फ्यूचर में जब भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी मैं हर हाल में आपकी मदद करूंगा। यहाँ केनियो लिन फेंग के साथ शादी करने के लिए भी पूछती है और ये भी पूछती है कि कहीं प्रिंसेस बिंगलुआन और आप एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते। प्रिंसेस के रिएक्शन से केनियो अच्छे से समझ जाती है कि प्रिंसेस लिन फेंग से प्यार करती है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगी। पर उसकी शादी वाली बात पर लिन फेंग कहता है अभी के लिए मैं अपनी कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मैं अपने लव्ड वन को सेव नहीं कर पाऊंगा। प्रिंसेस का भी यही कहना था कि अगर हमें खुद को और अपने प्यारों को बचाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, क्योंकि ये मार्शल आर्ट की दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। पर लिन फेंग अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। लिन फेंग जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो उनसे टाइम ले लेता है और फिर इसके बाद ये सभी लोग लिन फैमिली से मिलने के लिए अपनी बोट से नीचे आ जाते हैं, जहाँ लिन फेंग अपने ग्रैंडफादर को देखकर इमोशनल हो जाता है और लेट आने के लिए उनसे माफी मांगता है, क्योंकि उसके लेट आने की वजह से उसके ग्रैंडफादर इतने ज्यादा इंजर्ड हो गए। ग्रैंडफादर भी उससे इतने सालों तक दूर रहने के लिए माफी मांगते हैं और उन्हें अभी भी अफसोस है कि वो लिन फेंग का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। और फिर इसके बाद ग्रैंडफादर लिन फेंग के सभी दोस्तों को आज उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इस पर प्रिंसेस और बाकी सभी उन्हें बताते हैं कि लिन फेंग ने हमारे लिए काफी कुछ किया है, तो उसकी हेल्प करना तो हमारा फर्ज बनता है। अंकल टियानगैंग अब देरी ना करते हुए उन सभी को लिन मैंशन के अंदर इन्वाइट करते हैं, जहाँ जाकर सबसे पहले लिन फेंग अपनी सिस्टर का ख्याल रखने लगता है। तो अंकल टियानगैंग उससे पूछते हैं आखिर जियावू के साथ क्या हुआ था, ये अचानक से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई थी। ग्रैंडफादर भी लिन फेंग से पूछते हैं हाँ मैंने भी देखा, ये बिल्कुल अलग पर्सन बन गई थी, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ तो इसके पास तो इसके मैंडेरियंस ही नहीं थे। लिन फेंग उन्हें बताता है कि जियावू के साथ कुछ भी नहीं हुआ, बस इसकी बॉडी के अंदर बचपन से ही इसकी एक हिडन सेकंड सोल थी, जिसे आज इसने अवेक कर लिया। सेकंड सोल का सुनकर प्रिंसेस बिंगलुआन और अंकल टियानगैंग काफी शॉक हो जाते हैं और ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि अगर इसने सेकंड सोल अवेक की है तो इसका मतलब वो इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगी, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो हमारी जियावू बिल्कुल ही अलग पर्सन बन जाएगी। तुम्हारे फादर ने तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर छोड़ी है। अगर वो फ्यूचर में कभी सेफली वापस आ गए और उन्होंने देखा कि जियावू तो अलग ही पर्सन बन चुकी है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अपने ग्रैंडफादर के मुंह से ये बात सुनकर लिन फेंग खुश होते हुए कहता है ग्रैंडफादर क्या आपको लगता है कि फादर अभी भी जिंदा है। इनशैन उसकी ये बात सुनकर अपने मन में सोचता है लिन फेंग का फादर लिन चैंगशेंग एक लीजेंडरी फिगर है, अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो किस लेवल पर पहुंच चुका होगा। ग्रैंडफादर लिन फेंग की बात का आंसर करते हुए कहते हैं मैं फील कर सकता हूँ वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर तो लिन फेंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अपने फादर को ढूंढूंगा। ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है, पर अगर तुम अपने फादर को ढूंढने के लिए फॉरबिडन लैंड में जाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें थंडर गॉड पैलेस में जाने के लिए क्वालिफाई होना होगा। लिन फेंग सोचने लगता है कि उस वक्त मेरे फादर ने 3 डायनेस्टीज की जीनियस बैटल में हिस्सा लिया और उसमें टॉप रैंकिंग्स में आकर थंडर गॉड पैलेस में ज्वाइन हुए, पर पता नहीं क्यों बाद में उन्हें थंडर गॉड पैलेस से एक्सपेल कर दिया गया। तभी प्रिंसेस लिन फेंग से कहती है 3 महीने बाद थंडर गॉड पैलेस वाले अपने कुछ एल्डर्स को हमारी डायनेस्टी में भेजेंगे जीनियस बैटल के लिए टैलेंटेड लोगों को चूज करने के लिए। उनकी ये बात सुनकर केनी हंसते हुए लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है लिन फेंग डेफिनेटली अपने टैलेंट और स्ट्रेंथ के दम पर गोल्डन ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल कर लेगा और थंडर गॉड पैलेस में ज्वाइन होने के लिए क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर वाकई ब्रदर लिन फेंग थंडर गॉड पैलेस में ज्वाइन हो जाते हैं तो मेरे लिए इन्हें फ्यूचर में दोबारा देख पाना मुश्किल हो जाएगा। इस पर किनशन उनसे कहता है इसमें मुश्किल की कौन सी बात है, हमारी रॉयल फैमिली के पास उस जीनियस बैटल में जाने का स्पेशल कोटा है। अगर आप थंडर गॉड पैलेस में ज्वाइन होना चाहती हैं तो आपके फादर आपको वहां पर भेज सकते हैं। इस पर किन्नी उससे कहती है हमारी रॉयल फैमिली थंडर गॉड पैलेस के आउटर गेट की वर्शिप करती है और आउटर गेट का कंपटीशन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है जिसमें बनने के चांसेस हाई हैं। मैं वहां पर जाकर सफर करना नहीं चाहती। किन्यू की ये बात सुनकर किनशन हंसते हुए कहता है अगर तुम ये बोल पा रही हो तो मतलब कि तुम्हें लिन फेंग से प्यार नहीं है। किन्यू कहती है मुझे टीज करना बंद करो, अगर लिन फेंग वहां पर जीत कर वापिस आ जाता है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं थंडर गॉड पैलेस में शामिल हूँ या ना हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है वहां पर जाकर अपनी जान को खतरे में डालने की। जबकि हम देखते हैं कि इन दोनों की ये बातें सुनते हुए प्रिंसेस बिंगलुआन अपने मन में सोच रही होती है हमारी रॉयल फैमिली के पास भी वहां जाने का कोटा है, शायद अगर मैं ग्रैंडपा हुआंग से मेरे वहां
जाने के लिए एक स्पॉट खाली रखने के लिए कहूँ, पर क्या मेरी मदर मुझे जाने देंगी? वो अपने मन में ये सोच रही होती हैं जबकि लिन फेंग उन सभी से कहता है, मैं डेफिनेटली इस बार की जीनियस बैटल में शामिल होऊंगा। सिर्फ थंडर गॉड पैलेस में ज्वाइन होने के बाद ही मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरे फादर किस फॉरबिडन लैंड में गए हैं। लेकिन अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जियावू की प्रॉब्लम को सोल्व करना। अभी के लिए इसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है। उसकी ये बात सुनकर अंकल टियानगैंग परेशान होते हुए कहते हैं, क्या जियावू बुरी तरह से इंजर्ड है? लिन फेंग कहता है, नहीं, पर इसकी सोल डैमेज हो चुकी है। मैं उसे इलेक्सर्स और स्पिरिचुअल हब से हील कर सकता हूँ, पर इससे भी बड़ा मसला इसकी सेकंड सोल है। इस बार तो डिवाइन पनिशमेंट की वजह से इसकी सेकंड सोल इसके ऊपर हावी नहीं हो पाई, अदरवाइज हो सकता है कि वो हमारी जियावू को हमेशा के लिए सुला दे। ये तो अच्छा है कि इसकी सेकंड सोल अभी भी सील्ड है, वरना हमारी जियावू को हम नहीं बचा पाते। ग्रैंडपा को भी समझ आ चुका था कि वो डिवाइन पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर जियावू की सेकंड सोल इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती तो वो उसका सामना नहीं कर पाती और हो सकता था कि जियावू की बॉडी भी उसके साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती। पर क्योंकि वो डिवाइन पनिशमेंट को झेल पाई है तो हम इसी से समझ सकते हैं कि वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। यहाँ प्रिंसेस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियावू की सेकंड सोल की वजह से डिवाइन पनिशमेंट क्यों आई। लिन फेंग उनकी बात का आंसर करते हुए उन्हें बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जियावू की सेकंड सोल के ऊपर उसकी पास्ट लाइफ का मार्क लगा हुआ है। जरूर पास्ट में उसने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से गॉड्स उसे पनिश कर रहे हैं। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि इसकी सेकंड सोल दोबारा से इसके ऊपर हावी हो जाए और तब शायद मैं इसे ना बचा पाऊं। उसकी ये बात सुनकर किनशन कहता है, ये तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। वहीं लिन फेंग अपने मन में सोचने लगता है, एआई गर्ल ने मुझे बताया था जियावू की सेकंड सोल के ऊपर हेवन पनिशमेंट का मार्क है, जिसका मतलब यही है कि इसने गॉड रियल में कोई बहुत ही सीरियस क्राइम किया था जिसकी सजा इसे रीइंकार्नेट होने के बाद भी इटर्निटी तक मिलती रहेगी। अभी के लिए मेरा इसके बारे में ग्रैंडफादर और अंकल को ना बताना ही बेहतर होगा। तभी किन्यू लिन फेंग से कहती है, ब्रदर लिन फेंग, क्या ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हारी सिस्टर जियावू के सोल मार्क के ओरा को छुपा कर उसे डिवाइन पनिशमेंट से बचा सके? लिन फेंग काफी देर तक सोचने के बाद कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिवाइन पनिशमेंट को अवॉइड कर पाना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, हम किसी ऐसे ट्रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हेवन के सीक्रेट्स को होल्ड करता और उसके अगेंस्ट हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर किन्यू थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर कहती है, हमारी किंगलोंग डायनेस्टी में एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हेवंस के सीक्रेट्स हैं। उस एंशिएंट बुक के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लिन फेंग कहता है, ओह, तुमने कहा ट्रेजर भी है, वो ट्रेजर किस तरह का है? मैंने पढ़ा है कि एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट में एक ऐसा पावरफुल ड्रैगन था जो कि ट्रू गॉड रियल्म पर था। उसके पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसे 9 स्टार मिक्स्ड डेजी बीड कहते हैं। उस बीड की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम बहुत ही बड़ी और पावरफुल फॉर्मेशन बना सकते हो और आसानी से डिवाइन पनिशमेंट से भी बच सकते हो। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस को भी याद आ जाता है और वो भी कहती है, हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। वो ट्रू ड्रैगन गॉड एंशिएंट बैटलफील्ड में एलियंस के अगेंस्ट फाइट करते हुए मारे गए और वो 9 स्टार मिक्स्ड हेवन बीड भी उन्हीं के साथ ही वहीं पर कहीं खो गया। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ड्रैगन बुरियल एबस वो जगह है जहां पर एंशिएंट बैटलफील्ड है। अगर हम ड्रैगन बुरियल एबस में जाकर ट्रू ड्रैगन गॉड की रिमेन्स को ढूंढ लेते हैं तो काफी हाई चांसेस है कि हमें उनका ट्रेजर भी मिल जाएगा। प्रिंसेस की ये बात सुनकर लिन फेंग काफी खुश हो जाता है। तभी किन्नी उससे कहती है, लेकिन ड्रैगन बुरियल एबस तो हर 100 साल में एक बार ओपन होती है और हजारों सालों से कोई भी एंशिएंट बैटलफील्ड में नहीं जा पाया। मुझे डर है कि तुम लोगों के लिए उस 9 स्टार डेजी बीड को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस पर लिन फेंग कहता है, अगर एंशिएंट बुक के रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है तो ये सच ही होगा और वैसे भी अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। किनशैन भी लिन फेंग का साथ देने के लिए मान जाता है और कहता है, हो सकता है कि हमें वहाँ पर सीनियर ड्रैगन का ब्लड भी मिल जाए। अगर मैंने उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरी पावर्स तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगेगी। ब्रदर फेंग, मैं भी आपके साथ ड्रैगन बुरियल एबस में जाऊंगा। उनकी ये बातें सुनते हुए ग्रैंडफादर लिन फेंग से कहते हैं, क्या तुम वाकई ड्रैगन एबस में जाना चाहते हो? पर वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है। लिन फेंग उनसे कहता है कि मैं अपनी सिस्टर जियावू को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे लावा से भरे हुए समंदर में ही क्यों ना जाना पड़े। ग्रैंडफादर उसकी विल पावर को देखते हुए कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपनी हिफाजत करोगे और सेफली हमारे पास वापिस आओगे। लिन फेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और फिर उनके पास आते हुए कहता है, मैं आइस फ्लेम ड्रैगन केव में गया था जहाँ से मैंने काफी सारे ट्रेजर्स को हासिल किया है। उनके इस्तेमाल से मैं आपके लिए इलेक्सर्स बनाऊंगा ताकि आप जल्दी से खुद को हील कर सकें। ये कहते हुए लिन फेंग अपनी स्टोरेज रिंग से ड्रैगन फ्लोवर निकालते हुए अपने ग्रैंडपा को दे देता है और उनसे कहता है कि आप इसके एजेंस को एब्जॉर्ब कर लें ताकि आप जल्दी से अपनी इंजरीज को हील कर सकें। ग्रैंडफादर इतने ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर को उससे नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वो उसे कहते हैं कि इसे तुम अपने लिए संभाल कर रखो। पर लिन फेंग और बाकी सभी के काफी ज्यादा इंसिस्ट करने पर ग्रैंडफादर वो ले लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी सिस्टर के लिए इलेक्सर्स बना रहा होता है। इन इलेक्सर्स के बन जाने के बाद वो उन्हें अपने पास एक बॉक्स में स्टोर कर लेता है और कुछ को अपनी सिस्टर जियावू को भी खिलाता है, जिससे जियावू की सोल पावर भी धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाती है।
पर लिन फेंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सोल पावर रिकवर होने के बावजूद भी मेरी सिस्टर अभी तक क्यों नहीं उठ रही। तभी एक गर्ल उसके पास आते हुए उसे बताती है, आपकी सिस्टर की बॉडी ने सेकंड सोल की वजह से डिवाइन पनिशमेंट का सामना किया, जिसकी वजह से इनकी बॉडी और सोल दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। सोल तो रिकवर हो चुकी है, लेकिन इनकी बॉडी को अभी और भी रेस्ट की जरूरत है, इसीलिए ये होश में नहीं आ रही। ये जानने के बाद लिन फेंग अपनी सिस्टर को आराम करने देता है और ग्रैंडफादर के पास जाकर उन्हें अपने रिफाइन किए हुए इलेक्सर्स देता है, जिन्हें देखकर अंकल टियान गैंग और ग्रैंडफादर दोनों ही काफी हैरान होते हैं कि ये तो बहुत हाई लेवल के इलेक्सर्स हैं। किंगलोंग डायनेस्टी में ऐसे बहुत कम एल्केमिस्ट हैं जो इतने हाई लेवल के इलेक्सर्स बना सकते हैं। ग्रैंडफादर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनका ग्रैंडसन इतनी ज्यादा हाई लेवल के इलेक्सर्स बना सकता है। वो कहते हैं कि एल्केमी को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आम लोग कई सालों तक मेहनत करते रहते हैं पर फिर भी वो लो लेवल के इलेक्सर्स बना पाते हैं, लेकिन तुम तो अभी से ही इतने ज्यादा हाई लेवल के इलेक्सर्स बना रहे हो। इस पर लिन फेंग उनसे कहता है कि फादर ने मुझे एल्केमी से रिलेटेड एक सीक्रेट बुक दी थी। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मैं कई सालों से उसे सीक्रेटली प्रैक्टिस करता रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर ग्रैंडफादर कहते हैं, अच्छा तो तुम्हारे फादर ने तुम्हें एल्केमी की सीक्रेट बुक दी थी। लिन फेंग कहता है, जी हाँ, इनफैक्ट इलेक्सर्स को रिफाइन करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मैंने तो बुक में लिखी हुई टेक्निक्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस करते करते आसानी से इन इलेक्सर्स को बनाना सीख लिया। ये बात सुनकर ग्रैंडफादर हैरान होते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इलेक्सर्स को रिफाइन करना कुकिंग करने जितना आसान है? अंकल टियान गैंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि इस तरह का स्पिरिचुअल इलेक्सर हमारी किंगलोंग डायनेस्टी में रॉयल फैमिली के एल्केमिस्ट ही बना सकते हैं। पर लिन फेंग तो कैजुअली ही इसे बनाने में कामयाब हो गया। इसका एल्केमी टैलेंट कितना ज्यादा अमेजिंग होगा। लिन क्लैन के स्टूडेंट्स भी इस इलेक्सर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं और उनकी बातों को सुनते हुए कहते हैं, अगर मास्टर फेंग ऐसे ही इलेक्सर्स बनाते रहे और उन्हें मार्केट में बेचे तो हम तो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, और इवन इस तरह के इलेक्सर तो कभी किसी ने मार्केट में देखे भी नहीं होंगे। वहीं ग्रैंडफादर इस इलेक्सर को पाकर खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं, इससे मेरी इंजरीज भी रिकवर हो जाएंगी और मेरी कल्टीवेशन भी इंप्रूव होगी, क्योंकि इसके अंदर ड्रैगन एसेंस भी है और मैरो क्लिनजिंग ग्रास भी है। ये मेरा लक है कि मुझे लिन फेंग के जैसा पोता मिला। लिन फेंग, आई एम प्राउड ऑफ यू माई ग्रैंडसन। इस पर लिन फेंग उससे कहता है कि ग्रैंडफादर आप इसे जल्दी से एब्जॉर्ब करते हुए अपनी इंजरीज को हील कर लें, और फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी हाई लेवल के इलेक्सर्स बनाऊंगा ताकि आप अपनी कल्टीवेशन को और भी आगे बढ़ा सके और हमारे लिन क्लैन को संभाल सकें। ग्रैंडफादर भी खुश होते हुए कहते हैं कि मैं उस पल का इंतजार करूंगा। अंकल टियान गैंग भी अपने क्लैन और लिन फेंग के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी लिन फेंग उन्हें भी अपने पास से कुछ इलेक्सर्स देता है ताकि वो भी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा पाए, और साथ ही वो कुछ इलेक्सर्स अंकल टियान हाओ को भी देता है, जिन्हें पाकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। इतने हाई लेवल के इलेक्सर्स को पाकर इन दोनों अंकल्स की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और साथ ही इन इलेक्सर्स के अंदर जो मेडिसिनल हर्ब्स इस्तेमाल किए गए हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। तभी लिन फेंग उन्हें और ज्यादा सरप्राइज करते हुए उन्हें कुछ की कंडेंसिंग पिल्स देता है, जिनका इस्तेमाल करने के बाद वो आसानी से टियानवू राल्म तक पहुंच जाएंगे। इन पिल्स को लेकर तो वो दोनों अंकल्स ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है। लिन फेंग उनसे कहता है कि आप ये डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने हमारे क्लैन को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनके साथ बहादुरी से लड़े। हालांकि आप जानते थे कि आपका एनिमी आपसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। मुझे आप जैसे लोगों की जरूरत है। लिन फेंग के मुंह से ये बातें सुनकर दोनों अंकल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसीलिए लिन फेंग का शुक्रिया भी अदा करते हैं और उसे ग्रेट भी करते हैं। इसके बाद लिन फेंग अपने लिन क्लैन के सभी डिसाइबल्स में अनाउंस करता है, जो कोई भी लिन क्लैन को आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देगा, उसे मैं फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स दिलाऊंगा और साथ ही अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करने के लिए भी इलेक्सर्स दूंगा। इसीलिए 1 महीने के बाद मैंने तुम लोगों के लिए एक जीनियस कॉम्पिटिशन रखा है। जो कोई भी उस कॉम्पिटिशन को जीतेगा उसे रिवॉर्ड के तौर पर ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लोवर मिलेगा और टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को मैरो क्लींजिंग पिल्स मिलेंगी। ये जानकर सभी डिसाइबल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर हमने इन रिवार्ड्स को हासिल कर लिया तो हम अपनी पावर्स को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसीलिए वो सभी भी इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। लिन फेंग उस ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लोवर को अपने ग्रैंडफादर को दे देता है कि जो कोई भी उस जीनियस कॉम्पिटिशन को जीतेगा आप उसे ये दे देना। इसी के साथ सीन कट होकर हम देखते हैं कि लिन फेंग अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई के स्पिरिचुअल सी में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहां साथ ही साथ वो कहता है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई के स्पिरिचुअल सी को ओपन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। लकीली आइस फ्लेम अर्थ ड्रैगन केव से मुझे मिले हुए ट्रेजर्स की हेल्प से मैं इसे ओपन करने में कामयाब रहा और इनकी मदद से ही मैंने पहले के मुकाबले में अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। ये गर्ल लिन फेंग की पावर्स को चेक करते हुए उसे बताती है कि आपकी अभी की पावर टियानवू लियान के 3rd लेवल के मास्टर जितनी हो गई है। ये जानकर लिन फेंग
कुछ खास खुश नहीं होता। तभी ये गर्ल उसे और बताती है, अगर मैं आइस फ्लेम ड्रैगन सोल की पावर्स को भी आपकी पावर्स में ऐड कर दूं तो फिर आप टियानवू रियाल्म के 9th लेवल के मास्टर के बराबर हैं। लिन फेंग कहता है कि पर फिर भी मेरे लिए इतनी पावर्स काफी नहीं, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगर मेरा सामना किसी डिवाइन मार्शल आर्ट रियाल्म के बंदे से हो गया तो मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। तो ये गर्ल उसे बताती है कि मास्टर, अगर आप अपनी एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई की पावर्स का इस्तेमाल करेंगे तो डिवाइन मार्शल आर्ट रियाल्म का बंदा आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप अपनी अभी की सोल पावर से 3 बार एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन मार्शल आर्ट रियाल्म का बंदा आपके सामने कुछ भी ना हो तो आपको अपनी सोल पावर को बढ़ाना होगा। इसीलिए लिन फेंग सोल गैदरिंग पिल्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल पावर को बढ़ाने का फैसला करता है, जिसका इस्तेमाल करते साथ ही वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तभी सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बिंगलुआन को। हमें देखने को मिलता है कि जिस जगह पर बैठकर वो कल्टीवेशन कर रही होती है उस जगह से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स निकलती हैं और साथ ही साथ उनकी दोनों की दोनों मार्शल सोल्स भी बाहर आ गई थी। इतनी ज्यादा पावर्स को रिलीज होता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। किन्यू को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंसेस बिंगलुआन ने अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया। प्रिंसेस बिंगलुआन की मार्शल सोल्स को देखते हुए किनशन खुश होते हुए कहता है, प्रिंसेस ने तो हेवन लेवल मार्शल स्पिरिट को अवेक किया है। हमारी किंगलोंग डायनेस्टी में हेवनली मार्शल स्पिरिट्स सिस्टर बिंगलुआन तो जीनियस निकली और साथ ही साथ इन्होंने एक टाइम पर 2 मार्शल स्पिरिट्स को अवेक किया। ऐसा जीनियस तो 100 साल में रेयरली ही नजर आता है। किन्यू भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंसेस बिंगलुआन इतनी ज्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट्स को अवेक कर सकती है, जबकि इस एज में तो उनकी मार्शल सोल स्पिरिट के अवेक होने के कोई चांसेस ही नहीं है। क्या इनके पास भी कुछ एंशिएंट सीक्रेट स्किल्स हैं? मास्टर सीतू भी प्रिंसेस की मार्शल सोल स्पिरिट्स को अवेक हुआ देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही मास्टर सीतू प्रिंसेस बिंगलुआन की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक और पर्सन ने टियानवू रियाल्म का ब्रेक थ्रू कर लिया है। इतना कम नहीं था कि तभी एक और पर्सन टियानवू रियाल्म का ब्रेक थ्रू कर लेता है और ये दोनों और कोई नहीं बल्कि अंकल टियान गैंग और अंकल टियान हाउ होते हैं। इनके साथ साथ ग्रैंडफादर भी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, जो कि ना सिर्फ अपनी इंजरीज को हील कर लेते हैं बल्कि ब्रेक थ्रू करते हुए टियानवू के 8th लेवल पर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, लिन फेंग का ड्रैगन एसेंस एलेक्सर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां दूर से हम देखते हैं कि पूरा लिन क्लैन जोर जोर से शेक कर रहा था, जो देखते हुए बाहर मौजूद लोग कहते हैं, क्या लिन क्लैन अब दोबारा से फिर राइज करने वाला है? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सीतू और अंकल शेन प्रिंसेस बिंगलुआन के पास आते हैं और उनकी डुअल मार्शल सोल के बारे में पूछते हैं, जिस पर प्रिंसेस उन्हें अपनी दोनों मार्शल सोल्स दिखाती हैं। प्रिंसेस की दोनों मार्शल सोल्स को देखते हुए मास्टर सीतू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, अब क्योंकि तुमने डुअल मार्शल सोल अवेक कर ली है तो अब कोई भी तुम्हें कम नहीं समझेगा। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं, अब प्रिंसेस की मदर को इनके लिए और ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। अंकल शैन भी खुश होते हुए प्रिंसेस की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारी पूरी रॉयल फैमिली में तुम्हारे जैसी पावरफुल मार्शल सोल्स किसी के पास भी नहीं है। तुम फ्यूचर में बहुत ग्रेट प्रोग्रेस हासिल करने वाली हो। प्रिंसेस अंकल शैन से कहते हैं कि यह सब कुछ लिन फेंग की वजह से पॉसिबल हो पाया। इस पर अंकल सीतू कहते हैं कि लिन फेंग की यह मेहरबानी किंग एन पैलेस सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। इस बार जब ड्रैगन बुरिया लेबस ओपन होगी तो मैं उसे आपके साथ जाने के लिए इन्वाइट करूंगा, ताकि आप दोनों मिलकर अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए वहां से काफी सारे ट्रायल्स को हासिल कर सकें। प्रिंसेस उनकी ये बात सुनकर पूछती हैं, मास्टर क्या ड्रैगन बुरिया लेबस ओपन होने वाली है? मास्टर बताते हैं कि वो जल्दी ही ओपन होगी, पर अभी के लिए हमें जाना होगा। उनकी इस बात पर प्रिंसेस भी हाँ करती है। वही दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो ड्रैगन ब्लड मैरो क्लींजिंग फ्लावर को खाते हुए अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान उसे अचानक से अपनी बॉडी के अंदर कुछ हलचल फील होती है, जैसे कि उसी मार्शल सोल स्पिरिट अवेक हो रही हो। ये देखकर उसे यकीन नहीं होता और वो एआई गर्ल से पूछता है, जल्दी से चेक करके बताओ कि मेरी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। एआई गर्ल चेक करने के बाद लिन फेंग को बताती है, मास्टर आपकी ब्लड लाइन पावर्स अवेक हो रही है, जो पहले किसी वजह से नहीं हो पा रही थी, पर आपकी ये ब्लड लाइन पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिन फेंग को तो यकीन ही नहीं होता कि उसकी बॉडी में अभी भी एक और मार्शल सोल है। पर इससे भी ज्यादा परेशानी की बात उसके लिए ये थी कि उसके फादर एक मॉर्टल हैं, पर फिर भी उसकी ब्लड लाइन पावर्स इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती हैं। इसलिए वो सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फादर मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गॉड है? पर अगर वो गॉड है तो फिर हमारा लिन क्लैन इस तरह से सफर क्यों कर रहा है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मदर बहुत पावरफुल बीइंग थी? उसे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो तभी एक गर्ल उसे बताती है, मास्टर आपकी पावर्स डिवाइन एप की हैं, जिसका मतलब ये है कि लिन चैंगशन ही आपके रियल फादर हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में एक और पावरफुल पावर है जो कि एंशिएंट गॉड्स की है, यानी कि आपकी हीलिंग ब्लड लाइन पावर आपको आपकी मदर से मिली है। इस पर लिन फेंग कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी ब्लड लाइन के बीच में कुछ तो गलत है।
लगता है कि मुझे ये सब जानने के लिए अपने फादर को ढूंढना ही होगा। इस पर ये गर्ल भी हाँ करती है, पर लिन फेंग कहता है अफसोस की बात है, मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन की पावर्स मैं अवेक नहीं कर सकता। तो इस पर ये गर्ल लिन फेंग को कुछ स्पिरिचुअल हब्स को दिखाते हुए कहती है, मास्टर अगर आप इन स्पिरिचुअल हब्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी हिडन ब्लड लाइन पावर्स को अवेक कर सकते हैं। बस इससे आपकी कल्टीवेशन स्पीड थोड़ी स्लो होगी। लेकिन क्या आपने अभी अभी फील नहीं किया, जब आपने ड्रैगन ब्लड मैरो क्लिनजिंग फ्लोवर को एब्जॉर्ब किया तो आपकी हिडन ब्लड लाइन पावर्स भी एक्टिवेट होना शुरू हो गई। उसकी इस बात से लिन फेंग को भी समझ आ जाता है कि अब मुझे ड्रैगन ब्लड मैरो क्लिनजिंग फ्लावर से भी ज्यादा हायर लेवल के स्पिरिचुअल हब्स को ढूंढना होगा, तभी मैं अपनी हिडन ब्लड लाइन पावर्स को और ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। ये सोचकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि जब मैं अपनी फुल पावर्स को अनलिश करूंगा तो वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होगी कि ये वर्ल्ड तो उसे संभाल ही नहीं पाएगा। तभी लिन फेंग को अपने घर के बाहर से आवाज आती है, मास्टर प्रिंसेस बिंगलुआन और किन यू आपसे मिलने के लिए आई हैं। ये सुनते ही लिन फेंग जल्दी से प्रिंसेस से मिलने के लिए जाने लगता है। लिन फेंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर प्रिंसेस पहली नजर में पहचान जाती है कि इसने अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है और ये पहले से स्ट्रॉन्गर हो गया है। जबकि लिन फेंग यहाँ उनके पास आते हुए उनसे पूछता है, प्रिंसेस क्या आप ड्रैगन बुरियल एबस के लिए जा रही हैं? इस पर प्रिंसेस उसे हाँ करती है और बताती है कि 3 डायनेस्टीज किसी भी वक्त शेनलोंग वैली को ओपन कर देंगे। अगर हम वहां पर लेट गए तो मुझे डर है कि हम ड्रैगन बुरियल एबस के अंदर नहीं जा पाएंगे। तभी मैनेजर लाओ लिन फेंग के पास आते हैं और उसे कुछ मेडिसिनल मटेरियल देते हुए कहते हैं कि ये मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। लिन फेंग उन मेडिसिनल मटेरियल्स को ले लेता और ओयांग कुन से लिन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही उन्हें इसके बदले में एक सीक्रेट टेक्निक देता है ताकि वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकें। जैसे ही मैनेजर लाओ लिन फेंग के दिए हुए स्क्रॉल को ओपन करके उस टेक्निक को देखते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो किंग लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। लिन फेंग उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आप ये डिजर्व करते हैं। मैनेजर लाओ लिन फेंग के इस ग्रेटिट्यूड से बहुत ज्यादा खुश होता है और उनकी आंखों में लिन फेंग के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं लिन क्लैन के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। पीछे मौजूद लोग जो इनकी बातें सुन रहे होते हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं, किंग लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक, वो कौन सी टेक्निक होगी जो फेंग ने दी है? वही मैनेजर लाओ अपने मन में सोच रहे होते हैं। इस किंग लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक को मास्टर कर लेने के बाद मैं फ्यूचर में डेफिनेटली अपने लिंक क्लैन को किंग लोंग डायनेस्टी में ज्वाइन करवा पाऊंगा और मेरा क्लैन भी फर्स्ट क्लास क्लैंस में से एक हो जाएगा। मैं लिन फेंग की इस काइंडनेस का एहसान नहीं चुका सकता और मेरे लिए इसे फॉलो करना एब्सोल्युटली सबसे बेहतर है। तभी लिन फेंग मैनेजर लाओ से कहता है, मैं अभी अपने क्लैन से बाहर जा रहा हूँ तो आप मेरे क्लैन का ख्याल रखना। मैनेजर लाओ उनसे कहते हैं, मिस्टर फेंग आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं हर वक्त जनरल मेंशन के ऊपर नजर रखूंगा और आपके लिन क्लैन के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। अब इसके बाद लिन फेंग अपने लिन मेंशन में जाता है और ग्रैंडफादर को बताता है कि मैं ड्रैगन बुरियल एबस में जा रहा हूँ। साथ ही वो उन्हें कुछ सोल नरिशिंग पिल देते हुए कहता है कि जियावू 3 दिन के अंदर उठ जाएगी और आप ये सोल नरिशिंग पिल्स उसे दे देना ताकि वो अपनी सोल को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए। तभी अंकल टियान गैंग लिन फेंग से कहते हैं, लिन फेंग तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर ड्रैगन बुरियल एबस में जाओ, तुम्हारी दी हुई पिल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद हम दोनों ही टियानवू रियान तक पहुंच चुके हैं। अगर जनरल मेंशन से कोई भी पर्सन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आता है तो हम उसका सामना कर लेंगे। अपने दोनों अंकल्स को ब्रेक थ्रू किया हुआ देखकर लिन फेंग काफी खुश होता है।